एडन गुरु की क्लास में प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है। और आज हम लोग जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और उस अध्याय में हम लोग प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ाई करेंगे। बच्चों, अकेला एक ऐसा जगत है जीव जगत में जिसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है। बाउंड्री डिफाइन किसकी नहीं होती? उस जगत की जिस जगत के जीवधारी अपने के साथ साथ किसी दूसरे जगत को भी बिलोंग करते हो। मानो कोई एक ऐसा जीवधारी है जो प्रोटिस्टा जगत को बिलोंग करता है, मतलब प्रोटिस्टा जगत का जीवधारी है वो, लेकिन उसके लक्षण प्रोटिस्टा के साथ साथ पादप के भी मैच करें, फंजाई से भी मैच करें, जंतुओं से भी मैच करें, तो हम क्या कहेंगे कि प्रोटिस्टा जगत की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब पूरी तरीके से उनमें सीमा रेखा निश्चित नहीं है, क्योंकि इस जगत में पाए जाने वाले जीवधारियों के लक्षण प्रोटिस्टा के साथ साथ अन्य जगत के लक्षणों के साथ भी मिलते हैं। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। प्रोटिस्टा जगत का एक उदाहरण है क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास क्यों प्रोटिस्टा जगत में रखा गया? क्योंकि क्लैमाइडोमोनास यूकैरियोटिक है और उसमें एक सिंगल कोशिका पाई जाती है, किंतु इन दोनों लक्षणों के कारण उसको प्रोटिस्टा में तो रख दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ उस क्लैमाइडोमोनास में प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है और कोशिका भित्ति होती है। तो इन दोनों लक्षणों की वजह से उसको हम पादप जगत में भी रखते हैं। माने क्लैमाइडोमोनास अकेला जीवधारी है, लेकिन उसको दो जगत में रखा जाता है, प्रोटिस्टा में भी और पादप जगत में भी। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि क्लैमाइडोमोनास को किस समूह में रखना या किस जगत में रखना उचित होगा, तो आप एनसीईआरटी के अनुसार जवाब देंगे प्रोटिस्टा जगत में रखना उसे उचित होगा। ठीक इसी भांति एक और जीवधारी है, उसका नाम है ईस्ट। वो कवक किंगडम में यानी कि कवक जगत में और प्रोटिस्टा जगत, इन दोनों जगत में उसको रखा गया है। इसी भांति और भी बहुत सारे जीवधारी हैं जिनकी दो दो जगह सिचुएशन है, एक तो प्रोटिस्टा जगत में भी है और दूसरे वो एक अपने दूसरे जगत में भी पाए जाते हैं। तो आखिर प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाले जीवधारियों का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि प्रोटिस्टा जगत में जो जीवधारी हैं उनका जो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो ये है कि प्रोटिस्टा जगत के सभी जीवधारी एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। बच्चों, एक चीज और मैं बताता हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोटिस्टा जगत के जीवधारियों को हम तीन श्रेणियों में बांट के पढ़ाई कर सकते हैं। पहले प्रोटिस्टा वो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की काबिलियत होती, माने प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। दूसरे वो प्रोटिस्टा होते हैं जो कंज्यूमर की तरह काम करते हैं, उनको बोलते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा। और तीसरे होते हैं एनिमल लाइक यानी कि प्राणी सम प्रोटिस्टा। यानी कि ये तीन प्रकार के कैटेगरी होती है प्रोटिस्टा की। अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा को हम कहते हैं डाईएटम्स और दूसरे को कहते हैं डिनोफ्लैजिएट्स। जो कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा हैं इनको हम लोग कहते हैं अपवंग कवक, या इनको हम दूसरे नाम से स्लाइम मोल्ड्स के नाम से भी जानते हैं। और तीसरे होते हैं प्राणी सम प्रोटिस्टा, यानी कि उनके लक्षण एनिमल से मैच करते हैं। और इसमें एक श्रेणी और है, उसको कहते हैं यूग्लिना। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है डाईएटम। नाम से ही इसका पता चलता है बच्चों कि डाईएटम ऐसे जीवधारी हैं जिनका शरीर दो इकाइयों से मिलकर बना है, दो यूनिट से मिलकर बना है। दोनों यूनिट एक दूसरे में साबुनदानी के जैसे दो पल्ले होते हैं, वैसे फंसे रहते हैं एक दूसरे के साथ। माने डायटम का शरीर इस तरह से, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं हाइपोथिका और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं एपिथिका। हाइपोथिका क्या है? नीचे वाली संरचना है जो नीचे रहती है, और जो उसको ढक के रखती है ऊपर से उसको बोलते हैं एपिथिका। इस प्रकार किसी भी डायटम का शरीर इन दो यूनिट से मिलकर के, दो इकाइयों से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक डायटम्स के शरीर के चारों तरफ जो कोशिका भित्ति होती है वह कोशिका भित्ति सिलिका से युक्त होती है, अर्थात सिलिका की उपस्थिति के कारण डायटम्स के शरीर की सतह खुरदरी होती है और इस खुरदरी सतह का बहुत हमको फायदा इकोनॉमिक मिलता है, कई तरह का आर्थिक महत्व देखने को मिलता है। तो इस प्रकार डायटम्स हमारे विभिन्न महत्वपूर्ण कामों में हमारी मदद करते हैं और विभिन्न विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। अब हम दूसरे श्रेणी की बात करते हैं, उसका नाम है डिनोफ्लैजिएट्स। बच्चों, डिनोफ्लैजिएट्स डायटम से बिल्कुल अलग होते हैं।
जो डायटम्स थे उनमें कोई फ्लैजिला नहीं थे, कोई कशाभिक नहीं थे, इसलिए वो चलनशील नहीं थे, वो गतिशील नहीं होते। लेकिन डिनोफ्लैजिलेट्स के नाम से ही पता चलता है, डिनो मतलब डाई, दो, और फ्लैजिलेट का मतलब कशाभिक, फ्लैजिला। ऐसे जीवधारी जिनके ऊपर दो कशाभिक पाए जाते हैं उन्हें हम डिनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। ये डिनोफ्लैजिलेट्स समुद्र में पाए जाते हैं और इनके ऊपर फ्लैजिला होने की वजह से ये अपने इच्छा अनुसार और अपनी सुविधा से गति करते हैं। जहां से इनको प्रकाश संश्लेषण करना होता है, जहां पर प्रकाश की उपलब्धता होती है, जहां से इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होती है, अपने भोजन बनाने के लिए और अपने शत्रुओं से बचने के लिए ये अपने कशाभिक का इस्तेमाल अपने अनुरूप करते हैं। इसके बाद जो डिनोफ्लैजिलेट्स हैं इनका शरीर भी एक पूरी परत से ढका रहता है, लेकिन इसमें सिलिका नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखिएगा। इनका शरीर स्केल नुमा संरचनाओं से ढका रहता है जिन्हें थीका कहते हैं। ये थीका सिलिका युक्त नहीं होते, माने उनमें सिलिका नहीं पाई जाती। तो सिलिका ना पाए जाने की वजह से इनका शरीर डायटम्स की भांति खुरदरा नहीं होता, बल्कि इनका शरीर चिकना और स्मूथ होता है। दूसरी बात, इनके शरीर में बैक्टीरियो, परप्यूरिन आदि वर्णक पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को दिन में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब अंधेरा होता है तो उस रोशनी को ये क्या करते हैं, रिटर्न बैक करते हैं। तो ये रात में उजाला उत्पन्न करते हैं और रात में उजाला उत्पन्न करने की वजह से इनको फायर एल्गी भी कहा जाता है। इसके उपरांत हम एक चीज को और समझेंगे बच्चों, ये जो डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये जिस जल में पाए जाते हैं, कई बार उस जल में कुछ टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, कुछ जहरीले पदार्थ सीक्रेट करते हैं और उन जहरीले पदार्थों के कारण उसमें जो मछलियां होती हैं, फिशेस होती हैं, वो उनको प्राप्त करके उनके शरीर में बायोमैग्निफिकेशन होता जाता है, वो जहरीले तत्व उनके शरीर में इकट्ठा होते जाते हैं और जब उस फिश को कोई दूसरा एनिमल खाता है तो वो फिश के द्वारा वो सारे पॉइजन उस एनिमल में पहुंच जाते हैं और उस एनिमल में कुछ बीमारियां कॉज करते हैं। उनमें से एक कॉमन बीमारी है, उसका नाम है पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, कुछ डिनोफ्लैजिलेट्स एक विषैला पदार्थ स्रावित करते हैं जिसे सेक्सी टॉक्सिन कहा जाता है, और एक डिनोफ्लैजिलेट्स इसकी बॉडी से क्या निकला, ये निकला सेक्सी टॉक्सिन निकला, ये सेक्सी टॉक्सिन। इसको किसी ने फिश ने खा लिया तो फिश की बॉडी में तो बहुत कम क्वांटिटी पहुंचता है, इसलिए फिश की डेथ नहीं होती, लेकिन उसकी बॉडी में जमा होता रहता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाता है। अब इस फिश से किसके पास पहुंचा, किसी दूसरे एनिमल, मान लो ह्यूमन के पास पहुंचा। तो इनके पास पहुंचने के उपरांत ये एनिमल या ह्यूमन में पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग, PSP बीमारी, मैं लिख देता हूं पूरा पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग नामक बीमारी कॉज करते हैं। ये बीमारी कौन कॉज करता है, ये बीमारी कॉज करते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स के द्वारा सीक्रेट किया गया टॉक्सिन्स। एक और बात बताता हूं मैं आपको इनके बारे में, ये डिनोफ्लैजिलेट्स प्रजनन के समय अपने फ्लैजिला ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान इनको स्थिर रहना पड़ता है और स्थिर रहने के लिए क्या करना होता है, इनको अपने फ्लैजिला ड्रॉप करने होते हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम होता है डीफ्लैजिलेशन। डीफ्लैजिलेशन प्रक्रिया के उपरांत ये सभी जो डिनोफ्लैजिलेट्स हैं ये स्थिर हो जाते हैं और स्थिर होकर के प्रजनन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। प्रजनन प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे मैंने आपको बताई। किसी भी प्रजनन प्रक्रिया को शुरू करने के पहले ये अपने अंदर भोजन का एकत्रण करते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ फूड करते हैं। जब भोजन पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो अपने जीव द्रव्य को ये एक परिणित विभाजन के द्वारा विभाजित करते हैं और अपने पूरे जीव द्रव्य को दो हिस्सों में पार्टीशन कर लेते हैं। प्रत्येक हिस्से के पास केंद्रक का यानी कि DNA का कुछ हिस्सा अवश्य होता है और अब प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से अलग होकर के एक नया डिनोफ्लैजिलेट्स का निर्माण करते हैं। इसमें आगे चल करके नए कशाभिक उत्पन्न हो जाते हैं और प्रत्येक एक नया जीवन प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार डायटम्स और डिनोफ्लैजिलेट्स दोनों ही प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा हैं और ये दोनों प्रोटिस्टा अपनी लाइफ साइकिल इस तरह से